आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुशील जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल कुल्टी के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस दोपहर जब मैं खाना खाकर उठा तो मैंने पानी का एक घूंट पिया ही था कि तभी चार्जिंग पर रखा मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने मोबाइल के पास जाकर कॉल रिसीव किया तो कॉल मुंबई के उसी हॉस्पिटल से आया था जहां कुछ महीनों पहले ही मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था। सामने से हॉस्पिटल वालों ने बताया कि मेरे भाई की चेकिंग की तारीख करीब आ गई है, तो मुझे भाई को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। जिस पर मैंने ओके सर बोलकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन पर तो मैंने जल्दबाजी में ओके सर बोल दिया था, मगर परेशानी वाली बात तो ये थी कि अब मुंबई जाऊंगा कैसे, वो भी इस लॉकडाउन में। यहाँ तो लोग घर से बाहर पैर नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर यहाँ से 1950 किलोमीटर दूर मुंबई कैसे चला जाए। तभी मैंने अपने मोबाइल पर चेक किया कि कोई ट्रेन चल रही है या नहीं, तो पता चला कि हावड़ा मुंबई में कोविड-19 स्पेशल के नाम से लकीली एक ट्रेन चल रही है। मैंने ऑनलाइन टिकट देखे तो ढेर सारे टिकट्स अवेलेबल हो रखे थे। दरअसल लॉकडाउन में मुंबई से इधर आने वाले लोग बहुत थे, मगर इधर से मुंबई जाने वाले लोगों की तादाद उंगलियों में गिनने भर जैसी थी। खैर, मैंने भाई को पूरी बात बताई तो वो भी चलने को तैयार हो गया। वो क्या है कि कुछ महीनों पहले ही मेरे भाई का जीभ के कैंसर का ऑपरेशन मुंबई में हुआ था, जिस वजह से 4-5 महीनों में एक आध बार हमें चेकिंग के लिए उस हॉस्पिटल का चक्कर लगाना ही पड़ता है। खैर, मैंने और वक्त ना जाया करते हुए आसनसोल से CSMT तक के लिए स्लीपर क्लास की 2 टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली। आसनसोल इसलिए क्योंकि उस ट्रेन का होल्ड कुल्टी में नहीं है और कुल्टी से आसनसोल भी काफ़ी नज़दीक है। टिकट्स मैंने कल की बुकिंग करवाई थी, ये सोचकर कि जब जाना ही है तो देर करके कोई फ़ायदा नहीं। उस रात ही हमने अपनी सारी पैकिंग कर ली और फिर सो गए। अगले दिन कुल्टी से शाम को 5:40 वाली ट्रेन पकड़कर हम लोग आसनसोल पहुँचे। यहाँ से मुंबई जाने वाली ट्रेन रात के 2:18 पर आएगी, यानी कि अभी हमारे हाथ में ढेर सारा वक्त था। तो अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय स्टेशन पर बैठ के इंतजार करने के, क्योंकि ना ही आसनसोल में कोई हमारा रिश्तेदार था और ना ही हमें कुछ घंटों के लिए होटल में पैसे बहाने का शौक था। तो हम चुपचाप प्लेटफॉर्म पर ही बैठे रहे। रात के करीबन 10:15 बजे के आसपास हमने घर से लाया हुआ अपना खाना खाया, क्योंकि इस कोरोना काल में हमें बाहर का खाना मुनासिब नहीं लग रहा था। रात के करीबन 2:18 पर, यानी कि बिल्कुल राइट टाइम पर ट्रेन स्टेशन पर आकर लग गई। ट्रेन के रुकते ही मैं और भाई ट्रेन में दाखिल हुए तो सारे सीट्स ऐसे थे जैसे कि किसी ने धूल की चादर बिछा दी हो। उस बोगी में हमारे अलावा और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। खैर, हमने एक कपड़े से सीट की धूल को पोंछा और फिर जरूरत के सामानों को छोड़कर बाकी सामानों को सीट के नीचे भर दिया। कुछ देर बाद ही ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आसनसोल से खुल गई, जिसके साथ ही मैं अपनी सीट पर से उठा और ट्रेन में घूमकर देखने लगा कि आखिर कोई पैसेंजर है या नहीं, मगर मेरी आंखें खाली सीट्स के अलावा और किसी को देख नहीं पा रही थी। खैर, मैं पीछे पलटते हुए वापस अपनी बोगी की तरफ बढ़ने लगा। सीट पर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा भाई सो चुका है, तो मैं भी और वक्त ना बर्बाद करते हुए सीट पर लेट गया। मगर ट्रेन की आदत ना होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा मैंने भी वही किया जो आजकल के लोग अमूमन करते हैं। मैं फ़ोन पर टाइम पास करने लगा। कुछ देर में ट्रेन आसनसोल के बाद ट्रेन अपने पहले स्टॉप बड़ाकर में रुकी।
इस बात पर मेरा ध्यान तब गया जब मैंने अपनी निगाहें फोन से हटाकर बाहर खिड़की पर डाली। करीबन 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन वहां से भी खुल गई, मगर पिछले स्टेशन की तरह ही इस बार भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा था। मैंने अपनी लाइफ में इतनी खाली ट्रेन आज तक नहीं देखी थी। खैर, मैं इस बात पर उतना ध्यान ना देते हुए फिर से फ़ोन में मसरूफ़ हो गया और फ़ोन में खोया मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो उस बोगी में अब हमारे अलावा सिर्फ एक मुसाफिर था, जो कि हमारी सीट के पीछे की तरफ था। उस दिन दिन भर सब कुछ सही रहा। बातों बातों में वो आदमी हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। उसे भी हमारी ही तरह मुंबई के दादर सेंट्रल में उतरना था। दोपहर का खाना और शाम की चाय हमने एक साथ ही पिया। रात का खाना पीना हो जाने के बाद करीबन 9:45 तक हमने एक एक सीट पकड़ ली। अकेले होने की वजह से वो आदमी भी हमारी तरफ ही आकर सो गया। रात के करीबन 1:45 के आसपास को जाकर जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन हरदा स्टेशन को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक ही तेजी से चल रही हमारी ट्रेन एक आवाज के साथ धीमी होने लगी। सुनने से पता चल रहा था कि वो आवाज ट्रेन के चैन पुलिंग की है, मगर ट्रेन में तो हम तीनों के अलावा और कोई था ही नहीं। तो फिर ये चैन पुलिंग किसने की होगी? ट्रेन के रुकते ही 2 आरपीएफ ट्रेन में आए, ठीक हमारे सामने वाली बोगी में, यानी कि चैन पुलिंग उसी बोगी से हुई थी। अब तक वो आदमी और मेरा भाई भी जाग चुका था। उस बोगी में किसी को ना पाकर वो दोनों आरपीएफ हमारी बोगी में आए और हमसे पूछते हुए कहा, हाँ भाई, तुम लोगों ने देखा क्या चैन पुलिंग किसने की? जिस पर मैंने कहा, नहीं सर जी, हम तो सो रहे थे, बस अभी अभी चैन पुलिंग की आवाज़ सुनी तो जाग उठे। इस पर उनमें से एक आरपीएफ ने शक की निगाहों से हमें देखते हुए पूछा, कहीं तुम में से तो किसी ने चैन नहीं खींचा? ट्रेन में हम तीनों के अलावा और कोई था भी नहीं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शक की सुई हमारी तरफ ही आएगी, मगर हमने तो चैन नहीं खींचा था। नहीं सर जी, हम क्यों चैन खींचेंगे? मेरे ये बोलते ही उनमें से एक आरपीएफ ने वॉकी टॉकी निकाला और कहा, हाँ जी, सब कुछ ठीक है। उसके ये बोलते ही ट्रेन को वहां से खोल दिया गया। अभी तक हमारी कुछ पल्ले नहीं पड़ा था कि आखिर ट्रेन की चैन पुलिंग किसने की होगी। अभी ट्रेन में उस जगह से खुलकर कुछ दूर ही गई होगी कि फिर से चैन पुलिंग की आवाज आई, जिसके बाद ट्रेन फिर एक बार रुक गई और फिर से वही दोनों आरपीएफ उसी बोगी में दोबारा आए, मगर इस बार भी उस बोगी में कोई इंसान उनके हाथ नहीं लगा। इस बार हम तीनों भी उस बोगी में गए। वो दोनों परेशान आरपीएफ पागलों की तरह उस चैन खींचने वाले को ढूंढ रहे थे। हम लोग अभी यहाँ वहाँ देख ही रहे थे कि मेरी नज़र उसी बोगी में लगे एक चेन पर गई तो मेरे होश उड़ गए। डर से मेरी चीख निकल गई। दरअसल उस चैन में एक कटा हुआ हाथ लटका हुआ था। वो हाथ पारी पारी करके बोगी में लगे सारे चैनों को खींचे जा रहा था। हम तीनों के साथ ही साथ अब वो दोनों आरपीएफ भी घबराने लगे थे। हमारी तो सब कुछ ऊपर से जा रहा था। इतने में ही बोगी की सारी लाइटें एकाएक ब्लिंक करने लगी। डर के मारे हम पांचों, यानी कि वो दोनों आरपीएफ भी भागकर उस बोगी से दूर भाग आए। उस बोगी से दूर जाते ही उनमें से एक आरपीएफ ने वॉकी टॉकी निकाला और पूरी बात बताई, जिसके कुछ देर बाद ही लोकोमोटिव ड्राइवर ने ट्रेन को वहां से खोल दिया और हमें उस बोगी से दूर रहने की हिदायत दी। कुछ घंटों के बाद ही ट्रेन खंडवाड़ा जंक्शन पहुंची। हम लोग भागकर ट्रेन से नीचे उतरे और सीधे लोकोमोटिव के पास पहुंचे तो लोकोमोटिव ने बताया कि दरअसल वो जगह जहां हमने वो हाथ देखा था, वहां ट्रेन के चपेट में आकर बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिस वजह से आए दिन वहां से गुजरने वाली ट्रेनों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। ये सुनकर हम तीनों वापस अपनी बोगी की तरफ बढ़ने लगे। बोगी में जाते वक्त एक दफ़ा मैंने अपनी निगाहें खिड़की से उस बोगी के भीतर डाली तो वहाँ वो कटा हुआ हाथ तो नहीं था, मगर उस हाथ से टपका खून अब भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी सुशील जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं
तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।